Hi everyone, welcome back to our YouTube channel StudyBand. सो गाइस लास्ट लेक्चर में हमने MCQs की प्रैक्टिस करी थी ऑन द टॉपिक कॉस्ट अकाउंटिंग। आई होप आप सबने वो वीडियो देखा होगा, और जिसने वो वीडियो नहीं देखा है और इफ समवन इज न्यू टू द चैनल देन आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। Okay, so today we are going to practice MCQs on the topic Indian Financial Management System. So let's start. The very first question is Indian Financial Management System has the following functions. Option A, it facilitates the flow of funds from areas of surplus to the areas of deficit. Option B, it facilitates the transfer of funds between savers and borrowers or investors. Option C, it leads to the economic development of a country. Or option D, all of दीज। यहाँ पे इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम आएगा, यहाँ पे करेक्शन कर लेना। यहाँ पे एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दैट इज बैंक। तो अगर किसी पर्सन ने यहाँ पे बैंक में पैसा अपना इन्वेस्ट करा, ओके एक तरह से उस पर्सन को हम क्या बोल सकते हैं, जिसने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए उसको हम बोल सकते हैं दैट इज अ सेवर। वो उस पर पैसा जमा करवाता है, बैंक में अपने पैसे सेव कर देता है। देन फर्दर अगर बाद में किसी और पर्सन को ज़रूरत हो, बैंक से वो पैसा ले लेगा, या वी कैन से कौन होगा, वो बोरोर्स होंगे जो बैंक से क्या करेंगे, पैसा मनी बोरो करेंगे, या हम इनको क्या कह सकते हैं, इन्वेस्टर्स। क्योंकि बोरो कौन करेंगे, वही लोग जिनको आगे फर्दर इन्वेस्ट करना होगा, कहीं पे पैसों की ज़रूरत होगी। तो बैंक एक तरह से इनके बीच में इंटरमीडियरी की तरह काम करता है। तो यही सारा सिस्टम एक तरह से क्या हो रहा है, एक तरफ से कोई डिपॉजिट करवा रहा है, देन दूसरी तरफ से कोई उसी चीज़ को बोरो कर रहा है। तो हुआ क्या, ये जो सेवर्स थे इन्होंने पैसे जमा करवाए, बैंक में डिपॉजिट करवाया। क्यों करवाया होगा, क्योंकि इनके पास सरप्लस होगा, तो उन्हें सोचा होगा दैट इट वुड बी बेटर टू डिपॉजिट द मनी इन द बैंक, ताकि कुछ अच्छा रिटर्न हमें मिल जाए। ओके तो और आगे फर्दर जब ये बोरोर्स होंगे, बोरोर्स को क्या होगा, डेफिसिट हो रहा होगा, मीन्स पैसों की कमी होगी, तभी उनको होगा कि हम बैंक से पैसे बोरो कर ले। तो एक तरफ से क्या होता है, जो एरिया होता है सरप्लस का और एरिया होता है डेफिसिट का, उनके बीच में बैंक क्या करता है, इंटरमीडियरी की तरह काम करके फंड्स को ट्रांसफर करवाता है। बैंक क्या हो गया यहाँ पे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और ये ओवरऑल हो गया आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो उन्होंने यही कहा कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम होता है क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। पहला हो गया, इट फैसिलिटेट्स द फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम द एरिया ऑफ सरप्लस टू द एरियाज ऑफ डेफिसिट। यस, मैंने आपको बता दिया कि एक तरह से एरिया ऑफ सरप्लस से डेफिसिट के बीच में क्या होता है, फ्लो होता है फंड्स का। ओके तो ऑप्शन ए है इसका फंक्शन। देन सेकंड ऑप्शन, इट फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन द सेवर्स एंड बोरोअर्स और इन्वेस्टर्स। मैंने बोल दिया, या बोरोअर्स बोलो या इन्वेस्टर्स, एक तरह से यहाँ पे सेम ही हो जाते हैं। तो सेवर्स और बोरोअर्स में भी ये फैसिलिटेट करता है ट्रांसफर ऑफ फंड्स की। देन इट लीड्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ऑब्वियसली जब एक बार उन्होंने फैसिलिटेट कर दिया, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू जिन लोगों को पैसों की जरूरत थी वहां तक पैसे चले गए, जिन्होंने सेव करने थे उन्होंने सेव भी कर लिया अपना पैसा। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, प्रॉपर मोबिलाइजेशन हो गई रिसोर्सेज की, तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी कंट्री की। देयरफॉर ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। एंड आई होप, मैं आपको जैसे बोलती हूँ कि पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद आंसर देने की ट्राई करेंगे, देन मेरे साथ मैच करना, देन इन द एंड आप मुझे अपना स्कोर बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम आर, ऑप्शन ए फाइनेंशियल मार्केट्स, ऑप्शन बी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्शन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो पहले वीडियो को पॉज करके खुद सोचिएगा इसका आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। फाइनेंशियल मार्केट्स भी है कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी होता है, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसका कंपोनेंट नहीं है। ओके वैसे तो हमारे 4 कंपोनेंट्स होते हैं इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के। एक हो गए यही फाइनेंशियल मार्केट्स, देन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, देन फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के। तो यहाँ पे तो 2 ही दिए रखे थे, देन ऑप्शन सी तो था ही नहीं, सो करेक्ट ऑप्शन वाज ऑप्शन डी। ओके चलिए नेक्स्ट वन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन ए फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ऑप्शन बी फाइनेंशियल ब्रोकर्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। ये मैंने आपको इसके फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ही हम फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज भी कहते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है फाइनेंशियल ब्रोकर्स को भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही समझें, क्योंकि वो देखेंगे ब्रोकर्स है, ब्रोकर्स भी एक तरह से इंटरमीडियरीज ही होते हैं। यस इंटरमीडियरीज की तरह काम करते हैं, बट स्पेसिफिकली ही मेंशन कर रखा है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हम दूसरे नाम से फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज बुला सकते हैं, ब्रोकर्स कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं कहीं पे मेंशन करा। ओके सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, financial institutions can perform the following functions.
ऑप्शन ए एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन्स, ऑप्शन बी इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, ऑप्शन सी ओनली ए और ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो जब हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के फंक्शंस पढ़े थे, फंक्शंस डायरेक्टली तो मैंने आपको वहाँ नहीं बताए थे, बट जब यस मैं आपको वहाँ पे पॉइंट समझा रही थी इसके रिलेटेड, ये मैंने बताया था कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट भी करते हैं, लोन्स भी ग्रांट करते हैं और साथ ही साथ में वो आगे फर्दर कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखती है कोई भी सिक्योरिटीज में वो इन्वेस्ट भी करते हैं। देयरफॉर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। अगर आपने देखना है यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, दे आर दी पार्टिसिपेंट्स इन फाइनेंशियल मार्केट, और यहाँ पे बताया था देखिए दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, ग्रांट्स लोन एंड इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज। ये तीनों काम करते हैं कौन? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और देखिए यहाँ पे मैंने बताया था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हम फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज भी कहते हैं। एंड जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर देना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। और साथ में क्या होगा, इससे मुझे भी मोटिवेशन आएगा, मैं बूस्ट अप होंगी ताकि मैं आगे आपके लिए और अच्छे लेक्चर्स लेके आऊँ। ओके चलिए नेक्स्ट वन, डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर दी फॉलोइंग। ऑप्शन ए बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, ऑप्शन बी नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, ऑप्शन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ऑप्शन डी ओनली ए एंड बी। अब पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। तो अगर आपने मेरा लेक्चर ध्यान से सुना होगा, डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस किसका नाम है दूसरा? दैट इज बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो या फिर डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन, दोनों ही सेम टर्म्स हैं। तो ये आंसर तो नहीं होगा क्योंकि उन्होंने पूछा ही इसी के लिए है कि वो किसके अंदर कैटेगराइज करेंगे हम। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके क्लियर है? क्योंकि जब हमने पढ़ा था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इट इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में फर्दर मैंने आपको बताया था दे कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर टू पार्ट्स, दैट इज बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। देन मैंने आपको बताया था कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को हम डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को हम नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं। सो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। बाकी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, लेट मी क्लियर द स्क्रीन फर्स्ट। ये देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हमने बैंकिंग में डिवाइड करा और नॉन बैंकिंग में। देन फर्दर जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस। दैट्स वाई आई एम सेइंग, अगर किसी ने मेरा लेक्चर अच्छे से देखा होगा आप सबने, तो ही आप इसका आंसर कर पाएंगे। सो आई वॉन्ट कि जब आप MCQs कोई भी अटेम्प्ट करें जो भी, उससे पहले एक बार आप प्लेलिस्ट में जाके उसके लेक्चर को जल्दी से रिवाइज कर लें ताकि आपको आंसर करने में कोई भी डिफिकल्टी ना आए। ओके सो डू मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ये मैंने आपको पहले ही कहा, मैं भी जानना चाहती हूँ कि आपका कितना रिवीजन हुआ है। चलिए नेक्स्ट वन, द सेक्टर्स विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक एंड हैज यूनिफॉर्मिटी एंड प्रोफेशनलिज्म आर नोन एज। ऑप्शन ए नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, ऑप्शन बी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑप्शन सी इंडिजिनियस बैंक्स और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अब ऐसे सेक्टर्स जो किसके कंट्रोल में होते हैं? सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में होते हैं। सेंट्रल बैंक क्या है हमारा? RBI, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ऐसे सेक्टर्स जो सेंट्रल बैंक के अंडर हैं और उनमें यूनिफॉर्मिटी भी है और प्रोफेशनलिज्म भी है। किस तरह से? व्हेन इट कम्स टू बिजनेस डीलिंग्स, जब उनको कुछ अपने ट्रेडिंग का काम होता है, कुछ भी हर चीज़ में वो प्रोफेशनलिज्म अडॉप्ट करते हैं, प्रॉपर यूनिफॉर्मिटी होती है और सब कुछ करते हैं एज पर दी RBI नॉर्म्स। ऐसे सेक्टर्स को हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। नाम से भी पता लग रहा है वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ये। तो यहाँ पे ऑप्शन में तो हमें दिखा नहीं ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, तो इट्स करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नॉन ऑर्गेनाइज नहीं होते। नॉन ऑर्गेनाइज्ड कौन से होते हैं? विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। ये RBI के कंट्रोल में नहीं होते और इनमें प्रॉपर यूनिफॉर्मिटी या प्रोफेशनलिज्म मेंटेन नहीं किया जाता है। देन टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया वही वन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। यही था कि फर्दर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हमने पढ़ा बैंकिंग, देन पढ़ा नॉन बैंकिंग, उसके बाद सब कैटेगराइज करते हैं हम नॉन बैंकिंग में, दैट इज मनी लेंडर्स एंड इंडिजिनियस बैंकर्स। तो इंडिजिनियस बैंकर्स भी नहीं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी नहीं है इसका आंसर, और नॉन ऑर्गेनाइज भी नहीं है। सो आंसर था इसका नन ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ पे आंसर था इसका ऑर्गेनाइज सेक्टर, जो ऑप्शन में दिया ही नहीं था। ओके क्लियर है? तो हमेशा ये नहीं होगा कि आप देखेंगे ऑप्शन दिए तो कोई ना कोई आंसर तो पक्का होगा, कई बार नन ऑफ दीज भी हो सकता है। ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन भी कभी कभार शायद आ ही जाए। सो हर चीज़ के लिए हमें प्रिपेयर रहना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन, द बैंक्स वेयर मोर देन 50% ऑफ द स्टेक इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट आर नोन एज। ऑप्शन ए कमर्शियल बैंक्स, ऑप्शन बी पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ऑप्शन सी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो जल्दी से सोचिए इसका आंसर क्या होगा और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।
ऐसे बैंक्स जिसमें क्या होता है 50% से ज़्यादा स्टेक किसका होता है, गवर्नमेंट का। स्टेक मैंने आपको क्या बोला था, इट रेफर्स टू, आप बोल सकते हैं एक तरह से शेयर्स। 50% से ज़्यादा शेयर्स अगर गवर्नमेंट हेल्ड करती है तो ऐसे बैंक्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर रेफर्ड एज पब्लिक सेक्टर बैंक्स। क्लियर है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कौन से होते हैं, जहां पे मोर देन 50% स्टेक किसका होता है, प्राइवेट शेयर होल्डर्स का। ओके, सो आंसर था इसका ऑप्शन बी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। देन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कमर्शियल बैंक्स भी नहीं है इसका आंसर। क्यों, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स के अंदर ये कैटेगरी आती है, इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी आ जाते हैं, प्राइवेट भी आ जाते हैं, देन रीजनल रूरल बैंक्स, देन उसके बाद फॉरेन बैंक्स। तो यहाँ पे मैंने एक बार स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे इसलिए ले लिए हैं ताकि आपको पुराना रिकैप भी होता जाए साथ साथ जो हमने पढ़ रखा था। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो होते हैं उनको हम फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स की हमने जस्ट डेफिनेशन पढ़ी थी, बट जो कमर्शियल बैंक्स है उसमें हमने फर्दर सब डिवाइड किया था इन पब्लिक, प्राइवेट, रीजनल रूरल एंड फॉरेन बैंक्स। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वन, ऑल आर पब्लिक सेक्टर बैंक्स एक्सेप्ट ऑप्शन ए पीएनबी, ऑप्शन बी आईसीआईसीआई, ऑप्शन सी जेएनके ग्रामीण बैंक और ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। कह रहे हैं कि इनमें से पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं बट एक्सेप्ट मीन्स कोई ना कोई ऐसा है जो इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। जो ऑप्शन बी में है आईसीआईसीआई बैंक या फिर जेएनके ग्रामीण बैंक, ऑप्शन सी, ये दोनों पब्लिक सेक्टर बैंक्स की कैटेगरी में नहीं आते। ओनली दी पीएनबी इज अ पब्लिक सेक्टर बैंक, दैट इज पंजाब नेशनल बैंक। आईसीआईसीआई जो है दैट इज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक, ये प्राइवेट बैंक्स हैं। और जो जेएनके ग्रामीण बैंक है दैट इज अ रीजनल रूरल बैंक्स। मैंने आपको बताया था जो भी ग्रामीण बैंक्स होते हैं दे मोस्टली कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स। तो था इसका ऑप्शन डी, क्योंकि उन्होंने पूछा था कौन से नहीं है, एक्सेप्ट का मतलब हो गया यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर्स नहीं है, सो दैट वाज बी एंड सी। चलिए नेक्स्ट वन, द बैंक्स हुज कस्टमर्स आर ऑल्सो रेफर्ड एज इट्स ओनर्स आर नोन एज, ऑप्शन ए अनऑर्गेनाइज सेक्टर बैंक्स, ऑप्शन बी कोऑपरेटिव बैंक्स, ऑप्शन सी कमर्शियल बैंक्स और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो पहले वीडियो को पॉज करके खुद इसका आंसर सोचना, थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी भी नहीं है, वही है कि लेक्चर सुना होना चाहिए ध्यान से, सो आप आंसर इजीली कर पाएंगे। तो ऐसे बैंक्स जिनके कस्टमर्स को ही हम उनके ओनर्स भी कह सकते हैं, दैट बैंक्स आर नोन एज कोऑपरेटिव बैंक्स। ये मैंने आपको बताया था कि कोऑपरेटिव बैंक्स में क्या होता है, ये कॉपरेशन और म्यूचुअल टर्म्स के बेसिस पे आपस में काम करते हैं, और जो कस्टमर्स इन बैंक्स में अपना अकाउंट खुलवाते हैं वही इन बैंक्स के काइंड ऑफ ओनर्स भी बन जाते हैं। सो आंसर था इसका ऑप्शन बी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर बैंक्स नहीं है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर बैंक्स में मैंने आपको बताया यहाँ पे मनी लेंडर्स आते हैं या फिर इंडिजिनियस बैंकर्स। और ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और कमर्शियल बैंक्स हैं दे आर दी कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। बार बार मैं चीज़ों को इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको भी माइंड में चीज़ें बैठ जाएं। ओके, चलिए नेक्स्ट वन, the type of unorganized sector who themselves decides the rate of interest and not as per the RBI norms are, ऑप्शन ए RRBs, ऑप्शन बी इंडिजिनियस बैंकर्स, ऑप्शन सी मनी लेंडर्स और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मनी लेंडर्स। कैसे, देखिए उन्होंने पूछा है कि ऐसे टाइप ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, अब हमें पता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में क्या होंगे, या तो मनी लेंडर्स होंगे या तो इंडिजिनियस बैंकर्स होंगे। ओके, सो आंसर ए जो है ये RRBs, ये तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये इसकी कैटेगरी है ही नहीं है। ये RRBs जो होते हैं दे आर दी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, और ऑर्गेनाइज्ड में भी कहाँ आते हैं, अंडर दी कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स की कैटेगरीज हैं, ऑप्शन ए नहीं है। इसका मनी लेंडर्स क्यों है, क्योंकि मनी लेंडर्स में मैंने आपको बताया था कि ये लोग जो होते हैं ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने हिसाब से चार्ज करते हैं, और ये क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं तो ये तो पता है कि RBI के अंडर तो नहीं है, और इंडिजिनियस बैंकर्स भी जो होंगे RBI के अंडर नहीं होंगे। बट ये जो इंडिजिनियस बैंकर्स होते हैं दो दे डोंट कम अंडर दी RBI, बट स्टिल ये RBI के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ये लोगों से चार्ज करते हैं दैट इज एज पर द रूल्स ऑफ RBI। बट ये जो मनी लेंडर्स होते हैं ये RBI के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं चार्ज करते, इसीलिए क्या होगा, ये यूजुअली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं लोगों से। तो होता क्या है, लोगों को ये एक तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इस तरह के जो मनी लेंडर्स होते हैं RBI रिस्ट्रिक्ट करते हैं इनको आगे फर्दर ऑपरेट करने से। तो नाउअडेज ऑलमोस्ट इस तरह के जो होते हैं एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आंसर हो गया इसका ऑप्शन सी, क्योंकि यही है जो अपने हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट वन से पहले यही देख लें, यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी बता दिया एक बार आपको, ये हमने पढ़ा था इसमें। इंडिजिनियस बैंकर जो होते हैं द रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय देम इज यूजुअली एज पर द RBI नॉर्म्स। जैसे कि मैंने बताया कि जो इंडिजिनियस बैंकर्स होते हैं ये RBI के नॉर्म्स के हिसाब से ही रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिसाइड करते हैं।
देयर एरिया ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड, जो जिस एरियाज में काम करते हैं वो लिमिटेड ही होता है, ज़्यादा एडवांस ऐसे वास्ट फैले नहीं होते हैं लोग, इंडिजिनियस बैंकर्स वाले जो होते हैं। देन टॉकिंग अबाउट द मनी लेंडर्स, मनी लेंडर्स जो होते हैं ज़्यादातर विलेजेस में ही ऑपरेट करते हैं, अपना काम वहीं पे करते हैं और यूजुअली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं दे देमसेल्व्स डिसाइड्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट खुद ही डिसाइड करते हैं। बट ऐसे मनी लेंडर्स जो होते हैं इनको क्या किया है, एट प्रेजेंट एक्टिविटीज ऑफ दीज लेंडर्स हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड बाय आरबीआई, क्योंकि एक तरह से क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं पुअर बोरोर्स को, सो दे आर रिस्ट्रिक्टेड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन, नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो नोन एज, सो दिस इज वेरी इजी नाउ, मैंने आपको अभी बताया कि एक तो होते हैं हमारे पास बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस एंड सेकेंड वन नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। ये किसकी कैटेगरी है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। ओके, बैंकिंग के लिए मैंने आपको बताया दे आर नोन एज डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस, और नॉन बैंकिंग को हम कहते हैं नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस। नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस आर ऑल्सो नोन एज, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दैट इज नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। अब आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, ये मैंने आपको लेक्चर में समझाया था कि क्यों हम ये जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं वाई दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। सो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, बताएंगे आप मुझे कि इनको हम नॉन डिपॉजिटरी क्यों कहते हैं। और कमेंट सेक्शन में लिखने से क्या होता है, अगर कभी आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे माइंड में एक बार होता है कि हम एक चीज़ कहीं पे लिख दी हो, कहीं पे पढ़ा हो या सुना हो कुछ भी, तो हमें पता होता है कि हाँ ये चीज़ हमने वहाँ पे करी थी ऐसे, तो ऑब्वियसली माइंड में वो चीज़ स्ट्राइक कर ही जाती है। दैट्स वाई मैं आपको इस तरह बोलती हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, इससे मेरा बेनिफिट नहीं होता, बेनिफिट आपका ही होता है, आपको वो चीज़ माइंड में रह जाती है कि एक बार ऐसा कुछ हमने करा था। ओके, देन मैंने आपको बता दिया, फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। चलिए नेक्स्ट वन, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आर रेगुलेटेड बाय, अब ये जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनको कौन रेगुलेट करता है? सो ये भी मैंने आपको बताया था दैट दे आर रेगुलेटेड बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, 1948 ऐसा नहीं था। और ये जो है कंपनीज एक्ट 1956 एंड 2013, ये किसको रेगुलेट करते हैं? दैट दे रेगुलेट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये नॉन बैंकिंग वाले इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करते हैं, क्योंकि बैंकिंग वाले किसके अंडर आ गए? बैंकिंग रेगुलेशन में, क्योंकि इनके पास फुल लाइसेंस होता है बैंकिंग का, बट दे डोंट हैव द फुल लाइसेंस जो नॉन बैंकिंग होते हैं। सो दे आर रेगुलेटेड बाय द कंपनीज एक्ट 1956 एंड 2013, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वैसे मैंने आपको ये भी बताया था। ओके, देन सेबी एक्ट 1992, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है फॉर द स्टॉक मार्केट्स, स्टॉक मार्केट्स को गवर्न करती हैं सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट वन, द प्लेस वेयर द बायर्स एंड सेलर्स इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड पार्टिसिपेट इन द ट्रेडिंग ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज इज नोन एज, ऑप्शन ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑप्शन बी फाइनेंशियल मार्केट्स, ऑप्शन सी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और ऑप्शन डी फाइनेंशियल सर्विसेज। अब ऐसी जगह जहाँ पे बायर्स और सेलर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं किस चीज़ के लिए? फॉर द ट्रेडिंग ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज, तो ऐसी प्लेस को हम बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स, एक ऐसी जगह जहाँ पे बायर्स और सेलर्स आपस में सेलिंग या परचेज करते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताई भी थी कि ओवरऑल क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट होता है, फाइनेंशियल मार्केट्स होंगी, इन्हीं फाइनेंशियल मार्केट्स में ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं डीलिंग करते हैं। देन ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं दे कैन डील विद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज। मेन आता है फाइनेंशियल मार्केट, मार्केट्स के अंदर ये सब चीज़ों की डीलिंग होगी थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ऐसी जगह का पूछा था ना उन्होंने, तो दैट इज फाइनेंशियल मार्केट्स, ऑप्शन बी। आई होप दिस इज क्लियर और आपको सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट वन, अ टाइप ऑफ मार्केट वेयर बायर्स एंड सेलर्स कम टुगेदर फॉर ट्रेडिंग ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज इज नोन एज, ऑप्शन ए फाइनेंशियल मार्केट, ऑप्शन बी कैपिटल मार्केट, ऑप्शन सी मनी मार्केट और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग अ टाइप ऑफ मार्केट, इस तरह की मार्केट जहाँ पे बायर्स और सेलर्स आपस में ट्रेडिंग करते हैं। अब आपको लगेगा ट्रेडिंग करते हैं दैट विल बी नोन एज फाइनेंशियल मार्केट, एक तरह से तो पता है वो जगह को तो हम फाइनेंशियल मार्केट बोलेंगे जहां बायर्स और सेलर्स इंटरेक्ट करेंगे, बट स्पेसिफिकली मेंशन क्या किया है? फॉर ट्रेडिंग ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की बात करिए तो उस तरह की फाइनेंशियल मार्केट्स को हम कहते हैं कैपिटल मार्केट्स। हमने पढ़ा था फाइनेंशियल मार्केट्स, देन इनको हमने फर्दर सब कैटेगराइज करा था इनटू कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के साथ ट्रेड किया जाता है, दैट इज जिनकी मेच्योरिटी पीरियड होती है फॉर मोर देन 1 ईयर, और मनी मार्केट होती हैं फॉर द ट्रेडिंग ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज जिनका जनरली मेच्योरिटी पीरियड रहता है अप टू 1 ईयर और वी कैन से लेस देन 1 ईयर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ टाइप ऑफ मार्केट फॉर सेकेंडरी सेल ऑफ सर्विसेज इज, यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा, सर्विसेज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सिक्योरिटीज।
सो ऑप्शन ए सेकेंडरी मार्केट, ऑप्शन बी स्टॉक मार्केट, ऑप्शन सी ओल्ड इशू मार्केट और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन में पूछा है इस तरह की मार्केट जहां पे सेकेंडरी सेल ऑफ सिक्योरिटीज होती हैं। क्या हुआ, मतलब सिक्योरिटीज को हम सेकेंड टाइम सेल करते हैं। उसका होता है मतलब कि एक बार वो सिक्योरिटीज प्राइमरी मार्केट से हो आई हैं। फर्स्ट टाइम इशू होती है सिक्योरिटीज प्राइमरी मार्केट में, देन सेकेंड टाइम उन्हीं सिक्योरिटीज को हम सेल करते हैं दैट आर सोल्ड इन दी सेकेंडरी मार्केट। तो अब क्या करेंगे, जल्दी से सेकेंडरी मार्केट पे टिक कराएंगे। अगेन आंसर आपका हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि जिसको पता होगा कि सेकेंडरी मार्केट को ही हम स्टॉक मार्केट भी कहते हैं और इसी को हम ओल्ड इशू मार्केट भी कहते हैं। सो आंसर इसका होगा करेक्ट ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। स्टॉक मार्केट बोलो या फिर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, ये सारी टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। ओल्ड इशू मार्केट क्यों? क्योंकि एक तरह से एक बार प्राइमरी मार्केट से होके आ गई सिक्योरिटीज, वहां पे फर्स्ट टाइम इशू हुई तब थी न्यू, तो हम प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी कह सकते हैं। बट जब सेकेंड टाइम इनकी सेल होती है तो न्यू से क्या हो गई, एक तरह से ओल्ड हो गई ना, तो ओल्ड इशू मार्केट। ओके, क्लियर है। और ये जो हमने टाइप्स पढ़ी भी थी, कहाँ पढ़ी थी ये? जब हमने कैपिटल मार्केट्स के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कैपिटल मार्केट कैन बी प्राइमरी मार्केट और इट कैन बी सेकेंडरी मार्केट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नो। यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे बताया था आपको सेकेंडरी मार्केट ये ऐसी जगह है जहाँ पे हम ट्रेडिंग करते हैं फॉर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, और वी कैन से इन अदर वर्ड्स इट इज अ मार्केट फॉर सेकेंडरी सेल ऑफ सर्विसेज। वही मैंने आपको पूछा था, अ टाइप ऑफ मार्केट फॉर सेकेंडरी सेल ऑफ सर्विसेज। तो आंसर है सेकेंडरी मार्केट। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट या फिर ओल्ड इशू मार्केट। और यहाँ पे सिक्योरिटीज जो ऑलरेडी पास हो चुकी होती हैं थ्रू द न्यू इशू मार्केट, और न्यू इशू मार्केट के लिए ही मैंने आपको बताया दैट इज द प्राइमरी मार्केट, फिर उसको ट्रेड किया जाता है सेकेंडरी मार्केट में। हियर द सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड बाय द इन्वेस्टर्स एंड सच सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ये जो सिक्योरिटीज यहाँ पे डीलिंग की जाती है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं, और मैंने आपको बताया स्टॉक एक्सचेंज इसको कौन रेगुलेट करता है, दैट इज रेगुलेटेड बाय सेबी। दैट इज, ये आप नोट कर लेना, वैसे तो पता ही होगा बच्चों को, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये गलती नहीं करना, कई बार क्या होगा आपको ऑप्शन में अगर पूछेंगे एब्रीविएशन इसी का ही पूछ लेंगे, व्हाट डज सेबी स्टैंड्स फॉर। ऑप्शंस में ऐसा भी हो सकता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखना एंड भी बीच में आएगा, जल्दी से टिक नहीं कराना सिक्योरिटीज एक्सचेंज, वो गलत हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टाइप ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट वेयर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड इज नोन एज। ऑप्शन ए गवर्नमेंट एज्ड सिक्योरिटीज मार्केट, ऑप्शन बी गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज मार्केट, ऑप्शन सी हाई रेट सिक्योरिटीज मार्केट और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अब इस तरह की सिक्योरिटी मार्केट जहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की डीलिंग करी जाती है तो दैट इज नोन एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। तो अब ऑप्शन में देखेंगे कि आंसर है ही नहीं यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, यह हो सकता है आप जल्दी से कराएं गवर्नमेंट एज सिक्योरिटीज मार्केट, ऐसा हमने नहीं पढ़ा था। ये चीज मैंने आपको बताई थी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ही दूसरा नाम क्या है, गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज मार्केट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नन ऑफ दीज नहीं होगा, गलती से ये मत कराना। तो इस चीज का आपको ध्यान होना चाहिए, ये मैंने आपको लेक्चर में बताया था। हाई रेट सिक्योरिटीज मार्केट नहीं होगा। वैसे तो मैंने ये भी बताया था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती हैं दे आर जनरली एट लो रेट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही चार्ज करते हैं वहाँ पे। क्यों? क्योंकि दे आर कंसिडर्ड एज दी सेफेस्ट सिक्योरिटीज। ये बोलते हैं कि इसमें लीस्ट चांसेस होते हैं, लेस रिस्क होता है अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत कम चांस होगा कि वो डिफॉल्ट करती है। और गिल्ट एज का यहाँ पे मतलब भी क्या होता है मैंने आपको बताया था, दैट इज एक तरह से वो रिलायबल होती हैं सिंस दे आर कंसिडर्ड एज दी सेफेस्ट। सो आंसर है इसका ऑप्शन बी, गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज मार्केट। फ्रॉम माई साइड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको हर एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन मिले ताकि आपको ये चीज़ क्लियर रहे, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग रहे, इतना क्लियर रहे आपका बेस कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए उठ के एग्जाम में आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाएँ। ओके, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करना। So next question is, short-term government securities are traded in dash market. Option A capital market, option B government securities market, option C money market और option D none of these. So its correct answer is ऑप्शन सी, दैट इज मनी मार्केट। अब आप सोचेंगे यहाँ पे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करी थी तो व्हाई नॉट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। तो इस चीज़ को आपने सुना होगा अगर लेक्चर में ध्यान से, जब मैंने आपको ये बताया था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट जो होती हैं ये लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी इशू कर सकती हैं और शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी। बट ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट होती हैं ये किसकी कैटेगरी में आती हैं, अंडर द कैटेगरी ऑफ कैपिटल
मार्केट। और कैपिटल मार्केट में उन सिक्योरिटीज़ की डीलिंग करी जाती है जिनका मैच्योरिटी पीरियड होता है ग्रेटर देन 1 ईयर, और वी कैन से यहाँ पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ की डीलिंग करी जाती है। तो जो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होंगी वो तो चली जाएंगी कैपिटल मार्केट्स में, बट शॉर्ट टर्म नहीं जाएंगी क्योंकि तो लेस देन 1 ईयर की बात हो जाएगी। सो दे आर डेल्ट इन मनी मार्केट। सो आंसर इसका था हमारा ऑप्शन सी। बाकी अगर आपको डाउट है या नहीं याद है तो आप इसको लेक्चर में देख सकते हैं, मैंने आपको इसको समझा रखा है। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। द टाइप ऑफ बिल्स विच आर इशूड एट डिस्काउंट एंड एट पार एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी इज नोन एज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये मैंने आपको ऑलरेडी बताई है ये चीज़। इस तरह के बिल्स जिनको हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं बट जब उनकी मेच्योरिटी का टाइम आता है, रिडम्पशन का टाइम आता है, दे आर रिडीमेबल एट पार। उसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं दे आर इशूड इन द ट्रेजरी बिल्स मार्केट एंड दे आर वन ऑफ द काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जिनको कौन इशू करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द शॉर्ट टर्म, जब उनको लोन की ज़रूरत होती है। और जब इनको इशू करते हैं तो वो डिस्काउंट पे करते हैं, और जब रिडीम करते हैं मेच्योरिटी के टाइम पे दे आर एट पार। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। जनरली द ट्रेजरी बिल्स आर इशूड फॉर ऑप्शन ए 14 to 365 डेज, ऑप्शन बी 15 to 364 डेज, ऑप्शन सी 15 to 365 डेज, और ऑप्शन डी 14 to 364 डेज। ये पहले हो गए, मिनिमम इतने डेज होने चाहिए और यहाँ पे इतना मैक्सिमम अप टू इतना जा सकता है वो। ओके, तो जल्दी से सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन डी। ये जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं दे आर इशूड फॉर 14 to 364 डेज। बाकी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था ट्रेजरी बिल्स मार्केट जो होती हैं, दिस मार्केट डील्स इन ट्रेजरी बिल्स, और ये जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं दे आर जनरली फॉर 14 to 364 डेज। और ये भी हमने देखा था एमसीक्यू में कि जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं दे आर इशूड एट डिस्काउंट, बट जब उनको रीपेमेंट करने की बारी आती है दे आर एट पार। और इनको इशू कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ प्रोमिसरी नोट, और ये होती हैं उनके लिए फॉर द शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए ही उनको ज़रूरत होती है ये, टू मीट शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स। क्लियर, चलिए नेक्स्ट वन। इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर ट्रेडेड इन द फाइनेंशियल मार्केट्स आर नोन एज। अब इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जिनको हम फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रेड करते हैं उसको हम क्या कहेंगे। अब जल्दी से आप देखेंगे इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रेड किया फाइनेंशियल मार्केट में तो आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अगेन हो जाएगा गलत, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को ही हम फाइनेंशियल एसेट्स कहते हैं और उसको ही फाइनेंशियल सिक्योरिटीज भी कहते हैं। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। तो इसीलिए कहती हूँ कि पहले आप एमसीक्यूज को ध्यान से देखिएगा, और यही है कि आपको पता होना चाहिए कि हर एक चीज़ का दूसरा नाम क्या है, इंटरचेंजेबली कैसे यूज़ हो सकते हैं। हर चीज़ को आपने सुना होगा ध्यान से, तो ही आप इजीली अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे। बाकी ये तो मैं आपको पक्का कहती हूँ, ये मैं पहले भी आपको बताया था कि मेरे लेक्चर्स जिसने देख लिए होंगे, मैं आपको एश्योर करती हूँ इस बात का कि आपके मार्क्स होंगे 25+। ये चीज़ के मैं आपको पक्का बोल रही हूँ, और आपको मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं उसके बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा बुक भी रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। तो जितना पॉसिबल हो सके मेरे आप लेक्चर्स देखिए, और जितना हो उसको रिवाइज भी करें। ओके, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एक बार ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का जो हमने पढ़ा था। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को ही हम कहते हैं फाइनेंशियल एसेट्स या फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। और ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे, जिसको हम प्राइमरी मार्केट में इशू करेंगे, और सेकेंडरी होंगे जिसको हम सेकेंडरी मार्केट में इशू करेंगे। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड ऑफ चेक इज। नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वैसे जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बाकी मैंने आपको लेक्चर में नहीं बताया था, वही है मैं ये हमेशा कहती हूँ कि हर एक चीज़ ज़रूरी नहीं है मैंने आपको लेक्चर में कवर करवा दी हूँ, विद दी हेल्प ऑफ एमसीक्यूज भी आपको नया कुछ सीखने को मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड ऑफ चेक, अगर आपने कभी ध्यान से नोटिस करा हो चेक को, तो वहाँ पे सबसे ऊपर टॉप पे जो डेट होती है उसके नीचे मेंशन कर रखा होता है वैलिड फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स किसके बराबर हो गए, 90 डेज। सो आंसर होगा इसका 90 डेज, दैट इज ऑप्शन सी। बाकी आप यहाँ पे पिक भी देख सकते हैं, इस तरह का कोई भी चेक होता है तो यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा होगा, देखो डेट है उसके नीचे नहीं, सॉरी यहाँ ऊपर लिखा होगा वैलिड फॉर 3 मंथ्स ओनली। कई बार नीचे भी होगा, ऊपर लिखा होगा, कहीं भी जो भी लिखा होता है टॉप पे। ओके, सो 3 मंथ्स क्या हो गया, 90 डेज। सो आंसर हुआ इसका ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। Which of the following statement is incorrect about the treasury bills? ऑप्शन ए, इट इज़ कंसिडर्ड एज द सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट विद लीस्ट चांस ऑफ डिफॉल्ट। अभी हमने पढ़ लिया ट्रेजरी बिल्स के बारे में भी, मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं दे आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इनको हम सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट कंसिडर करते हैं एज द गवर्नमेंट नेवर मेक्स डिफॉल्ट। बहुत लीस्ट चांस होगा कि गवर्नमेंट से डिफॉल्ट हो, बाकी वो अपनी रिपेमेंट कर देती है ऑन द टाइम, हेंस कंसिडर्ड एज द सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट। तो ये ट्रेजरी बिल्स के लिए करेक्ट है, गलत नहीं है। उन्होंने हमें इनकरेक्ट के बारे में पूछा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, बच्चे कई बार ना यही गलती कराते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट उनको कन्फ्यूजन हो
जाता है माइंड में, क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ये थोड़ा एक तरह से ट्रिकी भी बन जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। ओके, सो आंसर इसका ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ये इनकरेक्ट नहीं है, ये तो करेक्ट है। ओके, देन नेक्स्ट वन, इट इज़ अ प्रोमिसरी नोट इशूड बाय द आरबीआई, ये हमें पता लग गया इनकरेक्ट। अभी मैंने आपको बताया जो ये होते हैं ट्रेजरी बिल्स, दे आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बी तो हो गया हमारा इनकरेक्ट। नाउ सी, इट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यस सी इसके लिए करेक्ट है, मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, सो ये करेक्ट है, इसको नहीं हम कंसिडर करेंगे। देन इट हैज मेच्योरिटी पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर, यस जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं इनका मेच्योरिटी पीरियड अप टू 1 होता है, ये भी करेक्ट ही है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ओनली बी इज इनकरेक्ट, बाकी सारे करेक्ट थे। नेक्स्ट वन, हु इज द रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स का रेगुलेटर कौन है, ये मैंने आपको बता दिया, दैट इज सेबी, जो भी स्टॉक मार्केट्स होती हैं उनको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। ओके, देन ये जो है एनएसई एंड बीएसई, ये मैंने आपको बताया था, एनएसई होते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आई थिंक मैंने बताया नहीं था, मैंने आपको ये बोला था, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि दो स्टॉक एक्सचेंज कौन सी हैं, दैट इज ये इंडिया की मेजर 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एक एनएसई दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बाकी आरबीआई तो आपको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज द अपेक्स अथॉरिटी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट की इसमें कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट बोल दो, इंस्ट्रूमेंट्स की टाइप है यहाँ पे नीचे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं, कह रहे हैं इनमें से कौन सा कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। शेयर्स आर वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर डेल्ट इन द कैपिटल मार्केट, डिबेंचर्स भी होते हैं कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, देन बॉन्ड्स भी होते हैं। ओनली ऑप्शन सी, जो इंडिजिनियस बैंकर्स होते हैं, दे आर नॉट द इंस्ट्रूमेंट, ये कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है कैपिटल मार्केट के, दे आर वन ऑफ द टाइप ऑफ नॉन ऑर्गेनाइज्ड या वी कैन से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। क्लियर, चलिए नेक्स्ट वन, व्हेन वाज आरबीआई एस्टेब्लिश्ड, ये भी आपको जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं, तो याद रखना आरबीआई वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन ये जो है 1 जनवरी 1949, इस चीज़ पे आप खुद ही रिसर्च करेंगे, खुद मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू आरबीआई। वैसे आपको जनरल स्टडीज़ में ये टॉपिक है ना, आई थिंक रोल ऑफ आरबीआई, तो वहाँ पे भी एक तरह से आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा, ये डेट भी इंपॉर्टेंट रहेगी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको खुद नेट पर सर्च करिएगा कि हाउ 1 जनवरी 1949 इज रिलेटेड टू आरबीआई, या मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन, तो इससे भी आपकी नॉलेज गेन होगी। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एस्टैब्लिश हुई है, बट आप ये देखेंगे अब कि 1 जनवरी 1949 को क्या इवेंट हुआ था विच इज रिलेटेड टू आरबीआई। ओके, चलिए नेक्स्ट वन, द रेगुलेटरी बॉडी फॉर रेगुलेटिंग द इंश्योरेंस बिजनेस इज, अब जैसे हमने पढ़ लिया सेबी है रेगुलेटरी बॉडी फॉर द स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, देन अगर हम देख लें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, वो है किस लिए, फॉर द रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, वैसे ही कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है फॉर द इंश्योरेंस बिजनेस, दैट इज ऑप्शन सी IRDA, दैट स्टैंड्स फॉर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो आप इसे भी अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, ऑल आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी एक्सेप्ट, सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इनमें से सेबी के, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट ऑप्शन ए प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, अब मैंने आपको बताया सेबी होता है फॉर द रेगुलेशन ऑफ स्टॉक मार्केट्स, तो उसमें जो भी इन्वेस्टर्स भी होंगे उनके भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना किसका काम होगा, सेबी का होगा, ऑप्शन ए तो है उसका ऑब्जेक्टिव। देन रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, वही हो गया फिर स्टॉक मार्केट, यस ये है ही रेगुलेटरी अथॉरिटी इस चीज़ के लिए, सो आंसर इसका बी भी है। देन ऑप्शन सी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट की प्रमोशन और डेवलपमेंट में भी ये रोल प्ले करती है, सो ऑल आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। सो दीज वर दी क्वेश्चंस, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताइएगा। बाकी एक बार हम आगे देख लेते हैं जो भी हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लें इसका, एक बार मैंने इसको यहाँ पे पूरा समराइज ऐसे पूरा चार्ट की फॉर्म में बता दिए, एक बार दोबारा से मैंने बना के, क्या आपको कंफ्यूजन न रहे क्या किसकी सब कैटेगरी है। देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हमारे होते हैं, इट कैन बी बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब जो बैंकिंग होते हैं दे कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड, फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो होते हैं वो फर्दर हम बोलते हैं दे कैन बी कमर्शियल बैंक्स या फिर कोऑपरेटिव, और ऑर्गेनाइज्ड में जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं दे कैन बी पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स या फिर फॉरेन बैंक्स।
देन कोऑपरेटिव बैंक्स में मैंने आपको बता दिया था, ये म्यूचुअल कंसिडरेशन, एक तरह से ये म्यूचुअली काम करते हैं और जो इनके वो होते हैं कस्टमर्स होते हैं जो अपना अकाउंट खुलवाते हैं वही इनके ओनर्स भी बन जाते हैं। देन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, उसमें होते हैं मनी लेंडर्स और इंडिजिनियस बैंकर्स। देन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दे कैन बी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन या फिर इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस। देन टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट को फर्दर हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट की फॉर्म में, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और लॉन्ग टर्म मार्केट। और फर्दर जो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट होती हैं वो होती हैं या फिर प्राइमरी मार्केट या फिर सेकेंडरी मार्केट। या प्राइमरी मार्केट को हम क्या बोलते हैं, न्यू इशू मार्केट, और सेकेंडरी को बोलते हैं ओल्ड इशू मार्केट। देन मनी मार्केट क्या है, जनरली जहाँ पे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज के साथ डीलिंग की जाती है, और उसमें आ सकते हैं कॉल मनी मार्केट, कमर्शियल बिल मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट या फिर शॉर्ट टर्म मार्केट। देन हमने पढ़ा था फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। सो इस चार्ट को आप बना लीजिएगा खुद हैंड रिटन होगा तो ज़्यादा माइंड में रहेगा, ज़्यादा देर तक रिटेन रहेगा। बाकी स्टिल आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वैसे कर सकते हैं। सो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, लेट्स वाइंड अप। और अगर आपको लेक्चर पसंद आता है वीडियो को लाइक करना और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। एंड इफ एनीबडी इज न्यू टू द चैनल then please subscribe and don't forget to hit the bell icon for regular updates. So stay tuned for my next video. Thank you.